एक ही साथ भारत में दो बड़ी आर्थिक कहानियां बाजार में उतरने की तैयारी कर रही हैं। एक तरफ है रिलायंस जियो, जो अब आईपीओ के जरिए बाजार में फंड जुटाने की तैयारी में है, तकरीबन 37,000 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, जो एक लंबे समय के बाद अब फाइनली अपने आईपीओ के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। लेकिन हमारी चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं है कि जियो या एनएससी का आईपीओ आ रहा है, बल्कि आज कहानी उस भारत की है जो एक वक्त में सोने में, जमीन में, फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया करता था। आज वही भारत बड़े स्तर पर म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट, एसआईपी, आईपीओ के जरिए निवेशक बन रहा है। तो आज बातचीत भारत के फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया की होगी, यानी भारत के वित्तीकरण की होगी। नमस्कार, मैं विक्रांत और आज की डिजिटल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा ठहरते हैं और इस वित्तीय परिवर्तन को समझने के लिए जरूरी है कि हम ये समझ लें कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ नाम का ये विषय क्या होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को आसान भाषा में कहें तो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम निवेशक, आम जनता के लिए अपने शेयर को लेकर पब्लिक मार्केट में आती है तो हम उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। यह प्राइमरी मार्केट है जहां कंपनियां आईपीओ के जरिए फ्रेश कैपिटल जुटाने आती हैं, ताजा ताजा फंड लेने आती हैं। लेकिन जब ये शेयर बाजार में लिस्ट होते हैं तो फिर ये सेकेंडरी मार्केट का बाजार हो जाता है और यहां पर हम आप जैसे निवेशक, जो रिटेल निवेशक हैं, वो शेयर खरीदते हैं। जो विदेशी निवेशक हैं यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो शेयर खरीदते हैं। जो डोमेस्टिक हैं, डीआईआई जिनको कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो शेयर खरीदते हैं। और इस तरीके से बाजार में इस लिस्टेड शेयर का एक्सचेंज चालू हो जाता है, ट्रेड चालू हो जाता है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये डीआईआई और एफआईआई का क्या मतलब है। एफआईआई का सिंपल सा मतलब है कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, भारत के बाजार में पैसा लगाती हैं। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो हमारे देश की कंपनियां हैं, वह वित्तीय बाजार में निवेश करती हैं। उदाहरण के लिए एलआईसी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब आईपीओ सिर्फ किसी कंपनी के लिए फंड जुटाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक तरीके का इलेक्शन है जहां निवेशक वोट करता है कि किसी कंपनी में उसका कितना भरोसा है। अगर कंपनी का शेयर सब्सक्राइब हो जाए, ओवर सब्सक्राइब हो जाए, तो माना जाता है कि यह कंपनी आने वाले समय में एक बड़ा वैल्यू क्रिएट कर सकती है। भारत में यह इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब यह आईपीओ का ये बाजार किसी सट्टे की तरह लगता है। लोग आईपीओ इसलिए अप्लाई करने लगे हैं ताकि उनको बड़ा लाभ मिल जाए। तो अब वापस जियो और एनएससी की तरफ चलते हैं कि आखिर देश में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। जियो को हम सिर्फ फोन या स्मार्टफोन में अपने सिम कार्ड के रूप में नहीं देखें। इसका बिजनेस अब एआई, क्लाउड, नेटवर्किंग आदि हिस्सों में भी फैल चुका है। और अगर इसके मार्केट वैल्यूएशन को आप देखेंगे तो यह तकरीबन 12 से 15 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं दूसरी तरफ जो एनएससी है, वो भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, उसकी भी मार्केट वैल्यूएशन 4 से 5 लाख करोड़ के बीच है। तो एक तरफ जियो भारत के डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर सामने आया है, तो दूसरी तरफ जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो भारत की जो बढ़ती कैपिटल मार्केट की इकोनॉमी है, वह उसका प्रतीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर हम भारत के इस आईपीओ बूम की चर्चा करेंगे तो हमको थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा। भारत के आईपीओ मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक आंकड़ा है और आंकड़ा ये कहता है कि पिछले 5 साल में भारत में 1000 से ज्यादा आईपीओ आए, जिसके जरिए तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। अब थोड़ा म्यूचुअल फंड की बात कर लिए। म्यूचुअल फंड का बाजार भी भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है। 31 मई 2026 तक एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इंडिया के आंकड़े हैं कि भारत में जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो 81 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप डीमेट अकाउंट की संख्या देखेंगे तो वह 25 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। तो अब ये आंकड़े हमें एक बात निश्चित रूप से बताते हैं कि भारत में जो निवेशकों का रिटेल बेस है वो काफी विस्तार कर चुका है। और भारत के पिछले 5 वर्षों में शेयर बाजार को जो तेजी मिली है, उसके पीछे यही रिटेल निवेशक हैं जो अपनी बचत को लेकर बाजार में आए हैं। और यही निवेशक आज इस आईपीओ मार्केट के लिए गेम चेंजर बन चुके हैं। अब भारत की इस वित्तीय यात्रा को मोटे तौर पर 3 चरणों में समझने का प्रयास करिए। पहला चरण है बचत का, यानी कि आजादी से लेकर 1990 तक का। दूसरा चरण उस उदारीकरण का है जब सन 1991 में हमने एलपीजी पॉलिसी को अपनाया।
और तीसरा चरण 2016 से लेकर अभी तक का है, जिसमें डिजिटल दुनिया की बात है, जिसमें भारत की डिजिटल इकोनॉमी की बात है। अब इन तीनों चरणों के विस्तार से हम समझेंगे कि भारत के इस फाइनेंशियल मार्केट की हिस्ट्री, ग्रोथ, इवोल्यूशन कैसा रहा है। पहला चरण यानी कि आजादी से सन 1990 तक के चरण को जब हम देखते हैं तो हमें एक बात स्पष्ट होती है कि भारत एक सेविंग नेशन रहा है, यानी बचाने वाला देश रहा है। पैसा बचाना है, सुरक्षित रखना है, जोखिम से दूर रखना है। अधिकांश लोग अपनी बचत इस दौरान सोने, जमीन, नगद या फिक्स डिपॉजिट में मूलतः रखा करते थे। तब शेयर बाजार को निवेश के रूप में नहीं बल्कि एक जुए के रूप में, एक सट्टेबाजी के रूप में देखा जाता था, जहां जोखिम बहुत होता था और इसके पीछे बहुत से कारण थे। पहली चीज तो ये थी कि उस दौरान वित्तीय जानकारी सीमित थी। भारत की लिटरेसी इतनी कम थी, तो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। दूसरा, निवेश के विकल्प कम थे, आज के जैसे मौके नहीं थे। तीसरा, बाजार तक आम लोगों की पहुंच बहुत मुश्किल सी, बहुत पेचीदा था। अब आता है दूसरा चरण, उदारीकरण वाला भारत, यानी कि जब हम 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हम इसके एक नए स्वरूप को देखते हैं। इस दौरान शेयर बाजार फॉर्मल होता है, थोड़ा संगठित हो जाता है। नए वित्तीय संस्थान आते हैं, सेबी जैसा एक मजबूत नियामक आता है जो पूरे शेयर बाजार को गवर्न करता है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि भारतीय बाजार वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ घुलने मिलने लगता है। हालांकि जब ये परिवर्तन हो रहा था तो ये भारत के आर्थिक ढांचे का परिवर्तन था। आम निवेशक अभी भी शेयर बाजार से दूरी बनाए हुए है और उसके लिए बैंक की फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की स्कीम ही अभी भी निवेश के लिए बढ़िया विकल्प हुआ करते थे। लेकिन यह दौर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जो हमारा मध्यम वर्ग है वह अर्थव्यवस्था में जो गति आती है उससे उसकी आमदनी होती है, और धीरे धीरे वह आमदनी अब तैयार हो चुकी है कि वो भारतीय बाजार में आए। और तब हमारा यह दौर चालू होता है 2016 के बाद का। 2016 के बाद कहानी बदलती है। भारत का आम निवेशक भारत के इस शेयर बाजार में अपनी एंट्री करता है। हम जानते हैं कि इसके बाद एक बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था का हम निर्माण करते हैं। सरकार जनधन योजना के अंतर्गत मुफ्त में खाता खोलती है, एक बड़ा व्यापक बैंकिंग नेटवर्क तैयार हो जाता है। फिर यूपीआई आता है। यूपीआई एक ऐसी क्रांति के रूप में आता है कि वो पूरे भुगतान के दृश्य को ही बदल देता है। इंटरनेट सस्ता हो जाता है, लोगों के हाथों में स्मार्टफोन पहुंच जाता है, और तभी भारत के शेयर बाजार में डीमेट खाता खोलने के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे जीरोधा जैसी चीजें आ जाती हैं। और अब आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, तो जैसे फेसबुक पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे आप अपना डीमेट खाता महज 5 मिनट में खरीद सकते हैं। इस आर्थिक परिवर्तन ने भारत में पूंजी बाजार का, शेयर बाजार का पूरा गणित ही बदल दिया है। अब आम निवेशक अपने डीमेट खाते से मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कोई भी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है, कोई भी शेयर खरीद सकता है। गोरखपुर, देवरिया, आरा, छपरा, बनारस, कहीं का निवेशक कोलकाता, बॉम्बे, पुणे जैसे निवेशकों के साथ शेयर बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। यह जो एलिट निवेशकों से भारत के आम निवेशकों की कहानी है, यही भारत के फाइनेंशियलाइजेशन की कहानी है, वित्तीकरण की कहानी है, जिसने एक सेविंग नेशन को इन्वेस्टर नेशन में बदल दिया है। यह भारत के जो वित्तीकरण की हम कहानी कह रहे हैं, यह भारत के असल में बाजार के लोकतांत्रिकरण की भी कहानी है, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है, जिसने भारत के लोगों को बाजार से जोड़ा है। लेकिन इस चमत्कारिक परिवर्तन के मध्य में एक चिंता है, और चिंता यह है कि हर आईपीओ आने के बाद से यह चर्चा तेज हो जाती है कि कितना लाभ कंपनी लिस्ट होने के बाद हमें दे सकती है। और यही भारत के आईपीओ बूम में आईपीओ बबल की कहानी है। तो आईपीओ बबल क्या है? आखिर क्यों हर जगह यह जोखिम बताया जाता है? यह कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि जो आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी कमाई की गारंटी हो। तो थोड़ा इसे उदाहरण से समझते हैं। भारत में स्टार्टअप आईपीओ की एक नई वेव आई है और उसने भारत के निवेशकों को बताया है कि गुड कंपनी होना और गुड इन्वेस्टमेंट होने में जमीन आसमान का अंतर है। यह जरूरी नहीं कि जिस कंपनी की चर्चा अखबार में हो रही है, टीवी चैनल पे हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, उस कंपनी में निवेश आपका गुड इन्वेस्टमेंट ही हो। और यह शुरुआत हम पेटीएम से कर सकते हैं। पेटीएम भारत के डिजिटल पेमेंट की अग्रणी कंपनी है। भारत में डिजिटल पेमेंट को उसने बहुत हद तक बदला है। लेकिन जब कंपनी का आईपीओ आया तो कंपनी 2150 रुपए पे लिस्ट हुई और आज कंपनी का भाव बाजार में 1090 प्रति शेयर है, यानी 100% की गिरावट हो चुकी है।
बीच में जब आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ एक्शन लिया था तो इसके शेयरों की कीमत 350 रुपए हो गई थी। अब दूसरी कंपनी है नायका, फैशन एंड ब्यूटी की कंपनी है। जब आईपीओ आया था तो 82 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी बाजार में 1125 रुपए पर लिस्ट हुई थी और आज इसकी कीमत 300 रुपए प्रति शेयर है। एक और चर्चित कहानी है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला के आईपीओ की कीमत 76 रुपए तय की गई थी। जब यह बाजार में लिस्ट हुआ तो 20% ज्यादा पे लिस्ट हो गया और स्थिति ऐसी आई कि लगभग ये दोगुना होकर 140 रुपए तक पहुंच गया। आज ओला की कीमत क्या है? 40 रुपए प्रति शेयर। इसी आईपीओ बबल की एक और कहानी सुन लीजिए, फर्स्ट क्राई, जो बच्चों से जुड़े कपड़े और उत्पाद उपलब्ध कराती है। जब उसने बाजार में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग की तो इसका प्रति शेयर भाव 651 रुपए था और आज यह कंपनी महज 215 रुपए पर शेयर बाजार में ट्रेड कर रही है। तो इस पूरे आईपीओ बबल का विश्लेषण क्या बताता है? बबल का विश्लेषण ये बताता है कि हम ये समझ लें कि कोई कंपनी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा निवेश उसमें अच्छा रिटर्न देने जा रहा है। अब चर्चा का आखिरी बिंदु कि भारत के फिर शेयर बाजार का भविष्य क्या है। जब जियो और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे मेगा आईपीओ की खूब चर्चा हो रही है तो यह भी तो सवाल हो सकता है कि यह भी क्या सिर्फ हेडलाइन है या फिर भारत के सच में कैपिटल मार्केट में जो एक नए दौर की शुरुआत हुई है, क्या उसका ये अगला चरण है जहां अब भारत में इससे भी बड़े रिकॉर्ड आईपीओ आने वाले हैं। तो जब हम शेयर बाजार से जुड़े आंकड़े देखते हैं तो हमको लगता है कि भारतीय बाजार के विस्तार की कहानी कितनी विस्तृत है। 25 करोड़ से ज्यादा ट्रेड, 80 लाख करोड़ से ज्यादा का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, 1000 से ज्यादा आईपीओ और उसके जरिए 6 लाख करोड़ रुपए का फंड जुटाना, यह सब तो यही बताता है ना कि भारत की मार्केट की स्टोरी चमकदार है और एक स्वर्णिम काल में चल रही है। और यहीं पे अब जोखिम है। जोखिम यह है कि अगर इन्वेस्टिंग की जगह स्पेकुलेशन यानी कि सट्टाबाजी बढ़ जाए, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का कल्चर आ जाए, अगर मार्केट में सिर्फ वैल्यूएशन के आधार पर निवेशकों को चूना लगाया जाए और ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम पर निवेशकों को ठगा जाए तो बाजार में यह जोखिम बहुत बड़ा बन जाता है। एक और जोखिम है, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो छोटे छोटे स्टॉक बताकर कहते हैं कि इस पेनी स्टॉक में आप पैसा लगा लीजिए और आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। यह बाजार से ज्यादा बाजार के उन निवेशकों का नुकसान कर रहे हैं जो लंबे समय बाद अपनी सेविंग को बाजार में निवेश कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार के भविष्य का एक हिस्सा और है और वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय ग्लोबल दुनिया की आवश्यकता से कहीं ज्यादा बाहरी संकट के सामने एक्सपोज है। अभी हाल में हमने देखा पश्चिम एशिया का संकट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना गहरा खतरा बन गया। जब तक भारत अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को हासिल नहीं कर लेगा, बाहरी निर्भरता को कम नहीं कर लेगा, भारत का शेयर बाजार ऐसे आर्थिक झटकों के प्रति हमेशा संवेदनशील बना रहेगा। तो भारत में आज जिस गति से आर्थिक, डिजिटल या फिर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, आने वाले वर्षों के लिए एक सकारात्मक तस्वीर है। कॉरिडोर बन रहे हैं, बंदरगाह, हवाई अड्डे, डिजिटल नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बड़े स्तर पर तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब तो यही बताते हैं कि भारत एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और अगर यह गति बनी रहती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजार का हिस्सा और आने वाले समय में निवेशकों के लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि एक निवेशक को हमेशा यह समझना चाहिए कि सिर्फ मान लेना पर्याप्त नहीं होता है और उसके आधार पर शेयर बाजार में निवेश नहीं करते। सफल निवेश का सीधा सा मतलब यह है कि भविष्य के किन क्षेत्रों में किन उद्योगों के बढ़ने की संभावना है, उनको समझिए। उनको समझने के बाद ही बाजार में निवेश करिए। किसी के कहने पे बहकावे में आके टेलीग्राम से निवेश करने की जरूरत नहीं है। सरल शब्दों में, निवेश केवल शेयर खरीदना नहीं है बल्कि भविष्य की आर्थिक संभावनाओं को पढ़ना, समझना, सही कीमत समझना, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, इन सब चीजों को समझने को भी भारतीय बाजार में निवेश करते हैं। अब एक बार फिर अतीत की तरफ चलिए। सन 1991 के आसपास जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट में था, तब क्या आप ये कह सकते थे कि आने वाले समय में भारत दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा? शायद नहीं। शायद हम और आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे ही जब 2008 में वैश्विक दुनिया में एक बड़ा आर्थिक उथल पुथल हुआ, जब अमेरिका की वैश्विक मंदी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चपेट में लिया, उसमें भारत भी
प्रभावित रहा था, तब क्या ये कोई मान सकता था कि वही भारत एक दिन शेयर बाजार में ऐसे नए नए रिकॉर्ड बनाएगा और रिकॉर्ड हाई पे चला जाएगा जहां 82 लाख करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड का बाजार बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बाजार हमेशा ऊपर जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाजार का अपना एक भविष्य है जो अपनी चाल से चला आ रहा है। इसलिए भारत की इस विकास यात्रा को थोड़ा समझिए, उस पर नजर बनाइए और एक निवेशक के रूप में अपनी आर्थिक क्षमता को पहचानिए, भरोसा लाइए और समझिए कि हम किस तरीके के निवेश के जरिए अपने आर्थिक प्रबंधन को, अपने वेल्थ मैनेजमेंट को ठीक कर सकते हैं। तो अब हम विदा लेते हैं और उम्मीद है कि आपको हमारी यह चर्चा पसंद आई होगी। ऐसे ही आगे विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।